सो अभी हम कॉस्टिंग के सेकंड लेक्चर में पढ़ते हैं आगे। कल हमने थोड़ा बेसिक कॉस्ट के बारे में जाना था कि कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट इज नथिंग बट रिसोर्सेस which are expended या used for the objective. The objective might be goods or service, and goods and service में goods में ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये दो था। सो ये मीनिंग किसका था? कॉस्ट का। अब कल थोड़ा मैंने उसका महत्व भी बताया था कि कॉस्टिंग क्यों महत्व का है, काम का क्यों है। तो इसलिए काम का है कि फाइनेंशियल बुक्स की कुछ फंडामेंटल लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही एक कॉस्टिंग की जरूरत है। बराबर। सो दैट इज व्हाई द कॉस्टिंग स्टार्टेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस थी? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको कभी भी वो नहीं देता था, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आपको नहीं देता था। जबकि कॉस्ट शीट या फिर कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट या लॉस देते हैं। मीन्स यहाँ आप रेवेन्यू एंड कॉस्ट का जो डिफरेंस निकालते हो और प्रॉफिट ढूंढते हो, प्रोडक्ट वाइज होता है। और उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है कॉस्ट शीट। क्या नाम है? कॉस्ट शीट। कॉस्ट का मीनिंग होता है पड़तर, गुजराती में पड़तर बोलते हैं। कोई भी चीज हमको कितने में पड़ी भाई, कितने में लाए आप। वैसे तो लाख रुपए का है, बट घर लाने में, इंस्टॉल कराने में 1.25 लाख का हुआ। 1,15,000 या 1,25,000, दैट इज माई रियल कॉस्ट, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको बोलते हैं पड़तर या कॉस्ट। और शिट, शिट का मीनिंग होता है उसका स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बेसिकली प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, बट प्रोडक्ट वाइज है। उसमें प्रोडक्ट के रिलेटेड ही खर्चे आएंगे। सपोज आप 10 प्रोडक्ट बनाते हो तो 10 की कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। आप सपोज 100 बनाते हो प्रोडक्ट, तो 100 प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनेगी। तो आप समझ लो आपका पीएनएल अकाउंट जो है उसमें से 100 प्रोडक्ट में हर एक में कितने कितने खर्चे हुए, वो बाइफरकेशन मिलेगा। और वही प्रोडक्ट का सेल्स आपको लिखना है, वही प्रोडक्ट में से आपको कितना प्रॉफिट मिला वो भी आपको मिलेगा। सो दैट इज वाई कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स आर रियली हेल्पफुल। दूसरा, फाइनेंशियल अकाउंट्स की दूसरी लिमिटेशन ये थी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है ना, हमेशा ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद बनते हैं। आप देखना, अब एंट्री कब करते हो कोई भी ट्रांजैक्शन की, मेरे को बताओ। डबल एंट्री करते हो ना, तो कब करते हो? वो ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद। मीन्स इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट ट्रांजैक्शंस। जबकि कॉस्टिंग, कॉस्टिंग ऑलवेज प्रिडिक्टेड इन एडवांस। ये फ्यूचरिस्टिक है। कॉस्टिंग का पूरा कंसेप्ट कैसा है? फ्यूचरिस्टिक। चलो एक नई प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसका कॉस्टिंग कितना आएगा अभी से सोचते हैं। अभी हमने हमारी जगह से यहाँ ये जगह पे हम शिफ्ट हुए, तो हमने पूरा कॉस्टिंग निकाला उसका कि कितना खर्चा होगा। ठीक है। और उसके सामने हमारी रेवेन्यू क्या आएगी। रेवेन्यू एंड कॉस्ट का डिफरेंस मिला के मेरा प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट के मुकाबले नया वाला प्रॉफिट अच्छा है तो मैं वो निर्णय लूंगा। वो प्रॉफिट के सामने, पुराने प्रॉफिट के सामने नया वाला प्रॉफिट कम है तो वो निर्णय नहीं लूंगा। तो यही चीज है, सीधी सीधी फ्यूचरिस्टिक है, अभी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करना है आज, हमको वो डिफरेंसेस पढ़ने हैं कि भाई क्यों, व्हाट इज द रीजन कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह हम ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं, उसका रीजन क्या है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। अब देखो, ये यस्टरडे वाली चीज थी जो मैंने यहाँ लिखी है। क्या था? देखो, अकाउंटिंग दो प्रकार की है, बैलेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट का मीनिंग रिसोर्सेज यूज फॉर एन ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कॉस्ट जैसा ही एक शब्द है कॉस्टिंग। एक शब्द क्या है? कॉस्टिंग। तो आज मैं ये कॉस्टिंग नाम का शब्द आपको समझाता हूँ कि कॉस्टिंग क्या होता है भाई। व्हाट डू मीन बाय कॉस्टिंग? तो कभी कभी मस्ती मस्ती में मैं ऐसा बोल देता हूँ कि कॉस्टिंग जो है ना, वो क्या है? इज अ टाइम पास। कॉस्टिंग इज अ टाइम पास। याद रखने के लिए ऐसा बोलता हूँ। टाइम पास मीन्स उसका शॉर्ट में लिख लो तो टीपी आएगा। तो कॉस्टिंग इज अ टीपी। टीपी का, टी का फुल फॉर्म क्या है सर?
टी का फुल फॉर्म है टेक्निक। सर पी का फुल फॉर्म क्या है? पी का फुल फॉर्म है प्रोसेस। तो कॉस्टिंग इज अ टाइम पास बोल रहा हूँ, बट सच में टाइम पास नहीं है, इट्स अ टेक्निक एंड प्रोसेस। किसका? टेक्निक एंड प्रोसेस किसका? फॉर फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट। सो व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग क्या है कि कुछ टेक्निक है एंड प्रोसेस है जिससे हम कॉस्ट को एसरटेन कर सकते हैं। ना व्हाट डू मीन बाय एसरटेन? एसरटेनमेंट का मीनिंग क्या है? टू डिसाइड। तो कॉस्टिंग क्या है? एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको डिसाइड कर सकते हैं। इट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक एज वेल एज प्रोसेस फॉर व्हाट? एसरटेनिंग द कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो कॉस्टिंग मीन्स दिस, इट्स अ टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर व्हाट? एसरटेनिंग द कॉस्ट। ये कॉस्टिंग का मीनिंग है। अब ये क्यों समझना है? क्योंकि तीन चार शब्द है, कॉस्ट है, कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है। हर एक के मीनिंग अलग है। तो कॉस्ट का मीनिंग हमने समझा क्या था? कॉस्ट मीन्स रिसोर्सेस यूज्ड टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। फिर कॉस्टिंग क्या है? इट्स अ टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर एसरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। बाय द वे सर, व्हाट डू मीन बाय टेक्निक, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? टेक्निक का मीनिंग क्या होता है? मतलब कोई एक चीज है, बट वो चीज को आपने कुछ अपनी स्किल की वजह से सिंपल कर दिया है, उसको टेक्निक बोलते हैं। अब ये हेलीकॉप्टर शॉट, ये क्या है? टेक्निक है महेंद्र धोनी की। स्वीप शॉट सचिन तेंदुलकर की टेक्निक है। अब सचिन तेंदुलकर को बहुत सारे वो झर्क के इश्यू थे, कमर के, तो वो सिक्सर नहीं लगा सकता था आगे। तो फिर क्या किया? तो जो बॉलर जहां बॉल डालता है ना, बस जस्ट कलाई का यूज करके उसको मोड़ के दूसरी जगह भेज देना, दैट इज अ स्वीप शॉट। अब लेग में बॉल आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करके पीछे जाने दूंगा, पीछे की बाउंड्री इजीली लग जाएगी। ये क्या है? तो मैंने वो जो बॉलर की पेस है उसको जस्ट गति दी। टेक्निक है, इसको बोलते हैं टेक्निक। तो ये टेक्निक है, स्किल से आती है, अनुभव से आती है वो टेक्निक। वो टेक्निक किसकी? टू एसरटेन द कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी टेक्निक। एंड दूसरा प्रोसेस। टेक्निक तो हमने बना दी, बट उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे? अब सचिन की टेक्निक है, बट मेरे को उसके लिए प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे बॉल डालने पड़ेंगे, लेग में आए वैसे वैसे मारूंगा। अब एक नया बंदा आया है, कोई भी दिशा में मारता है, ऑफ में मारेगा, लेग में मारेगा, बैट चेंज करके मारेगा, पीछे मारेगा। है ना? कौन था वो? सूर्य कुमार यादव भी था, बट एक दूसरा भी था फॉरेन का भी, क्या नाम है? एबी डिविलियर्स। कोई भी दिशा में मारता है ना, 360 डिग्री ही कैन बैट। अब इधर खेल रहा है तो ऐसा करके वो पीछे खेलेगा, कोई भी दिशा में मारेगा। बट वो प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए प्रोसेसेस क्या है? तो ऐसा अलग अलग दिशा में मारने का वो प्रैक्टिस कर रहा है। अभी हमारा क्रिकेट का एक मैच होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, अगले महीने की 17-18 तारीख को, फरवरी का। मैं आपको एक फॉर्म भी भेजूंगा अभी, गूगल फॉर्म। जिसको रहना है वो रह सकते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट उसको प्रमोट करता है। हमारी 2 टीम होगी उधर। उसमें हमने ना कुछ लोगों को फिक्स ले लिया है, बट कुछ लोगों को हम ऑक्शन में से लेंगे। अब ये क्या होता है, मस्त है। जैसे आईपीएल होता है, इसका भी हमने बनाया है। मजा आता है, कुछ पैसा वैसा का ऑप्शन नहीं होता है, बट हाँ डेफिनेटली आपकी एनरोलमेंट फीस है, 500 रुपया जितना है उसका। बट उसके अंदर आपको एक टी शर्ट मिलेगी और 2 दिन में आपको खाने पीने की व्यवस्था उधर होगी। और 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा, 8 टीम होगी, उसके बीच में मैचेस होंगे। और वो जो मैचेस होंगे वो जोरदार मैचेस होंगे, मजा आएगा। उसमें क्लासेस वालों की टीम्स होगी, उसमें प्रैक्टिसिंग मेंबर्स की टीम होगी, उसमें कुछ कंपनियां हैं, तो कंपनियों की टीम होगी, कुछ सीएमए हो चुके हैं,
ऐसे कुछ पास्ट बच्चे हैं हमारे, उनकी भी टीम है, तो 8 टीमें होगी और मैचेस होंगे। अब है ना, तो मेरे को क्या बताना है कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जिससे हम क्या कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए। टेक्निक बनानी है तो टेक्निक, ये टेक्निक के लिए प्रोसेसेस है ना, स्टेप्स है, कि पहले वो लेग में डालेगा, फिर मैं ऐसे कलाई का यूज करके ऐसा मोड़ूंगा, तो वो कितने बार, 1000 बार बॉल डालेगा, तब मैं 1000 बार ऐसी प्रैक्टिस करूंगा, तब जाके वो शॉट बनेगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस है। तो ये दोनों टेक्निक एंड प्रोसेस, बट किसके लिए, टू एसरटेन द कॉस्ट। अब यहाँ ये टेक्निक एंड प्रोसेस किसके लिए था, वो भले मैं बैटिंग की बात कर रहा था, बट समझ लो कॉस्ट डिटरमाइन करने का टेक्निक एंड कॉस्ट डिटरमाइन करने का प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। तो कॉस्ट एंड कॉस्टिंग समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मेरा नेक्स्ट कंटेंट होगा कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, तो वो दोनों में फंडामेंटली फर्क क्या है, क्यों कॉस्टिंग की जरूरत पड़ी। तो मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस दूर करने के लिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग नाम की ऑल टुगेदर नई सिस्टम बनाई। So that is the reason why this costing field is altogether have an existence. उसका अस्तित्व ये रीजन की वजह से है। कौन सा रीजन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस। अब कौन कौन से लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा। तो अभी मेरा टारगेट रहेगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस। देखिए, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस है। अरे, ये देखो, कॉस्टिंग इज अ टीपी, दैट इज टाइम पास, याद रखने के लिए लिखा है। इट्स अ टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर ascertaining द कॉस्ट। नाउ व्हाट डू मीन बाय टेक्निक, टेक्निक के अंदर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आते हैं, एंड प्रोसेस के अंदर रूटीन आता है, रूटीन फॉर ascertaining द कॉस्ट। एसरटेन करना मीन्स डिसाइड करना, ये मैं आपके सामने रखूंगा, आपको आइडिया आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग अभी नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, डिफरेंस। आज का मेरा टारगेट है कि ये डिफरेंस आपका कंप्लीट करूं, जिससे आप एक बार कॉस्टिंग के लिए जस्टिफाई हो जाए कि भाई ये रीजन है, बराबर। तो चलो, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, इसका आप फोटो खींच लेना। ये लिखा है वो डेफिनेटली आपके बुक्स को ध्यान में रखे हुए ही लिखा है, आपके मॉडल में जो लिखा है उसको ध्यान में रखते, बट उसको सिंपल करके लिखा है। तो सबसे पहला है पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, मेरे को बताओ। जनरल पर्पस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है कि जो बुक्स लिखे हैं वो हमको सही प्रॉफिट या सही नुकसान जो है वो दिखाए, हमारा जो रियल अकाउंटिंग पिक्चर है वो हमको दिखाए, और वो भी टाइम बेस्ड। आप देखना, जब भी अकाउंट लिखे जाते हैं कोई टाइम स्पेसिफिक अकाउंट होता है कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर की ये बुक्स है, बराबर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स जो अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक रहता है वो ईयर, उसके बुक्स, उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका आगे हम अकाउंटिंग करते हैं, उसके बुक्स बनते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू ऑनर्स एंड आउटसाइडर्स। ऑनर को, मालिक को, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का, प्रॉफिट एंड लॉस का, फाइनेंशियल पोजीशन मींस प्रॉफिट एंड लॉस का सही पता चले। एंड दूसरा किनको मालूम पड़े, ऑनर्स के अलावा आउटसाइडर्स, बाहर वालों को भी मालूम पड़े कि इसका इतना प्रॉफिट है। कैसे, कोई भी कंपनी जब ईयर खत्म होता है तो अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती है, और उसमें अपने पूरे फाइनेंस फाइनल रिकॉर्ड्स, जो भी बैलेंस शीट एंड पीएनएल है वो छापती है, और उससे कोई भी आदमी वो कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है, रिपोर्ट देख सकता है। इससे क्या होगा, वो सोचेगा कि ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। इज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो ये ओनर्स को एंड आउटसाइडर्स को हमारी पोजीशन दिखाने, ये आउटसाइडर्स में कौन कौन आ सकता है, तो जो नए वाले इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो आ सकते हैं, फिर गवर्नमेंट आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखेगा कि आप कितना कमाए भाई, उसके हिसाब से इतना टैक्स बनता है, आपने टैक्स पे किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। फिर तीसरा कौन है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को भी इंटरेस्ट है हमारे बुक्स में कि भाई ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा के नहीं, मैं उसको क्रेडिट पे गुड्स बेच रहा हूँ, पैसे नहीं होंगे तो वो दे नहीं पाएगा, तो चलो चेक कर लेते हैं बराबर,
कमा रहा है कि नहीं, तो क्रेडिटर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। सिमिलरली लोन प्रोवाइडर्स लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी हमारे बुक्स देखने में इंटरेस्टेड होंगी कि भाई मैंने इसको इतना लोन दिया है भाई, है ना, ये मेरे को पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा वगैरह। तो ये ओनर्स एंड आउटसाइडर्स को जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं प्रॉफिट एंड नुकसान की। ये पर्पज है फाइनेंशियल बुक्स का। नाउ व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल में जनरल इंफॉर्मेशन थी। जनरल मीन्स क्या? सामान्य तौर पे प्रॉफिट और लॉस। जबकि यहाँ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट अबाउट व्हाट? प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। पूरे कॉस्टिंग का पर्पज ही ये है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाए और मैनेजमेंट वो इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या करे? प्लानिंग करे। फ्यूचरिस्टिक है, मैंने बोला था कॉस्टिंग पूरा फ्यूचरिस्टिक है, और प्लानिंग हमेशा फ्यूचर का होता है। तो प्लानिंग करे, फिर क्या करे? ऑपरेशंस दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेसेस वो डिसाइड करे, फिर क्या? कंट्रोलिंग डिसाइड करे, फिर क्या? डिसीजन मेकिंग ले, मीन्स अच्छे अच्छे निर्णय ले। तो ये क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मीन्स पर्पज है। अब दूसरा, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारा जो फॉर्म, फॉर्म का मीनिंग फॉर्मेट समझ लेना। फॉर्मेट, अकाउंट्स का फॉर्मेट किसके बेस पे होता है? तो है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट जो आपने सीखा है वो इनकम टैक्स के पर्पज से भी अलग तरीके से फॉर्मेट है उसका, एंड कंपनीज एक्ट में भी फॉर्मेट अलग है। आपने अगर कंपनी के फाइनल अकाउंट सीखे होंगे 11th 12th में, अगर आपको आए होंगे तो उसका फॉर्मेट चेंज होगा। पहले क्या था? इधर एक साइड पे लायबिलिटी, एक साइड पे ऐसा कैसा हुआ करता था। अब क्या है? सब पहले सोर्सेज ऑफ फंड आता है, उसके अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ऐसा करके आगे बढ़ता है। फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, फिर करंट लायबिलिटीज आती है, खत्म हो जाए फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और उसके अंदर एसेट साइड आएगी। ठीक है, ऐसा करके दिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट के जो फॉर्मेट है ना, वो इनकम टैक्स के बेस पे बनते हैं, दूसरा कौन सा? कंपनीज एक्ट के बेस पे बनते हैं। जबकि कॉस्टिंग का जो अकाउंटिंग फॉर्मेट है, जिसको हम कॉस्ट शीट बोलेंगे, वो किसके बेस पे? तो वो लोग भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को तो ध्यान में रखते हैं, बट साथ साथ में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं। मैनेजमेंट को निर्णय ले रहे हैं, अच्छे अच्छे निर्णय, और अच्छे निर्णय के लेने के लिए उनके पास अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और वो अच्छा इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो भाई कॉस्टिंग की जो डिटेल्स है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके उनको देना है। अब आप सोचो, सपोज आप पेशेंट हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप मेरे पास आए, मैं डॉक्टर हूँ। अब आपको मैंने कुछ सवाल पूछे, आपका फिजिकल चेकिंग किया, मेरे को कुछ सिम्टम्स लगे कि ये हो सकता है, बट थोड़ा डाउटफुल है कि ये हो भी और ना भी। तो क्या करूं? तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ, वे काम करो, इतने इतने रिपोर्ट करवा के आओ, कल मिलते हैं, देखते हैं। फिर ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, जो मेरे मेरे को डाउट थे उस हिसाब से वो रिपोर्ट लिख के दिए, आप रिपोर्ट कराए। अब जैसे ही आप रिपोर्ट मेरे हाथ में रखोगे ना, आई कैन डायग्नोसिस कि आपको क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। कल तो कुछ अंदाज आ चुका था, बट अब रिपोर्ट के बेस पे एकदम भरोसा आ गया। एंड फिर उसके उसके बेस पे मैं क्या करूंगा? आपका सारवार करूंगा, ट्रीटमेंट चालू करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा डिसीजन लेने में डॉक्टर को वो कैसे रिपोर्ट्स काम में आते हैं, वैसे टॉप मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको कुछ निर्णय ले रहे हैं तो उनको भी उनको अलग टाइप के रिपोर्ट बना के दिए जाते हैं। उनका हेल्थ रिपोर्ट नहीं होगा कि ब्लड शुगर है कि नहीं, डायबिटीज है कि नहीं, वैसा नहीं, बट अलग प्रकार के रिपोर्ट हो। ठीक है, तो वो रिपोर्ट बनाना, दैट इज द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग। द अकाउंट्स आर क्रिएटेड कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इन साथ साथ में आपको कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना है। चलो फिर, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ आप कैसे आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस को? तो सब्जेक्टिव मैनर, जबकि उधर कॉस्टिंग में कौन से? ऑब्जेक्टिव। सर मीनिंग क्या है? सब्जेक्टिव मैनर का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस के नेचर के बेस पे। आपको मालूम है एक्सपेंस का नेचर कौन कौन सा हो सकता है? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ये नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, नेचर या एलिमेंट के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन। इवन आपको मालूम है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं: रियल अकाउंट, रियल ट्रांजैक्शंस, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। तो ये क्या है? आपके नेचर ऑफ एक्सपेंस है जो सब्जेक्टिव है, जबकि यहाँ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मीन्स यहाँ आपको पर्पस देखना है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इरादा, हेतु, पर्पस।
समझ में आ गया? तो यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैसे सब्जेक्टिव मैनर में होता है, वहां कैसे होता है ऑब्जेक्टिव मैनर में। फिर कंट्रोल देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसमें कंट्रोल किसका है? इट डजंट emphasize the controlling aspect but it gives emphasis on recording aspect। मीन फाइनेंशियल में है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री कर दो भाई, उस पर फोकस ज्यादा रहता है, बट वो एंट्री करके उसके बेस पे कुछ कंट्रोल करे ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी डबल एंट्री करता है उसको सिर्फ डबल एंट्री करनी है, डबल एंट्री के बेस पे कंपनी में क्या गलत चल रहा है क्या सही चल रहा है वो नहीं दिखेगा। और दिखेगा तो भी देखना नहीं है, क्योंकि पर्पस वो नहीं है। जबकि यहाँ क्या पर्पस है? तो आपका पर्पस ही कंट्रोलिंग है ना। अब एक शब्द समझना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग क्या होता है? तो एक मूवी था वेलकम, मजनू भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बराबर। अब ये जो डायलॉग है ना, मेरा कंट्रोल 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 ऐसा होता है ना, वो कंट्रोल मीन्स गुस्सा पे कंट्रोल करना। नहीं, यहाँ कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है जरा समझिए। यहाँ कंट्रोलिंग का मीनिंग है खर्चे जो आपके हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, तो फोकस्ड में खर्चे होने चाहिए, बिन जरूरी नहीं होने चाहिए और जरूरी होने चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बिन जरूरी खर्चे नहीं होने चाहिए और जरूरी खर्चे होने चाहिए, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करके करोगे क्या है? तो आपके खर्चे हो रहे हैं, पहले चेक करोगे उसको, फिर चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा कि ये जरूरी नहीं थे, नॉन वैल्यू एडेड एक्सपेंसेस, ये जरूरी है वैल्यू एडेड एक्सपेंसेस। जो वैल्यू एडेड है उसको रखेंगे, जो नॉन वैल्यू एडेड है उसको बंद करेंगे, यही है कंट्रोलिंग। यस्टरडे बताया था ना, वो 10,000 12,000 की जगह 5,000 रुपया या 6,000 रुपया खर्चा हो गया पर महीने पर एम्प्लॉय। तो इससे आपके 7 लाख बचे थे वो एग्जाम्पल में। तो वो क्या था, एक प्रकार से कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट। सो कॉस्ट का कंट्रोलिंग मीन्स क्या, जरूरत जितना ही होने देना, जरूरत से ज्यादा नहीं होने देना। ठीक है, इसको कंट्रोलिंग बोलेंगे। चलो, तो कंट्रोलिंग में इट डजेंट एम्फासाइज, एम्फासाइज का मीनिंग होता है भार रखना, वेट रखना, वजन रखना। तो इट डजेंट एम्फासाइज ऑन द कंट्रोलिंग एस्पेक्ट। फाइनेंशियल में कंट्रोलिंग का पर्पज ही नहीं है, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट है। आप एंट्री कर दो भाई, कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए, बस उतना ही। जबकि यहाँ बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड costing and budgetary control technique, it controls in detail the material, labor and overhead cost। मीन्स यहाँ आपका, यहाँ रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट है, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोलिंग पार्ट है। फिर आगे देखो, पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग। नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग 12 महीने को, दैट इज एन्युअली, बट इन सम केसेस क्वार्टरली। कभी कभी कुछ कंपनियों को क्वार्टरली भी रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, हर 3 महीने को। तो नॉर्मली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है उसका ड्यूरेशन कितना है, 12 महीना या 3 महीना। जबकि इधर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, इधर पर्पस क्या है, जब भी मैनेजमेंट को चाहिए तब। इसको टाइम स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा बोल सकते 1 वीक का भी कॉस्टिंग का रिकॉर्ड बना के आओ, ये 1 महीने का भी बना के आओ, 1.5 महीने का भी बना के आओ, या फिर ये प्रोडक्ट कब से चालू की थी साहब, 8 महीने से, तो 8 महीने का रिकॉर्ड बना के आओ। ऐसा उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि मंथली करने का, क्वार्टरली करने का, ईयरली करने का, बराबर। ओके, सो पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग इधर कितना था, एन्युअली या क्वार्टरली, जबकि उधर क्या, रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट मुद्दा है। यहाँ जब प्रॉफिट एनालाइज करोगे ना, तो कंपनी एज ए होल प्रॉफिट रखोगे। मीन्स पूरे टाटा ग्रुप का कितना प्रॉफिट, पूरी रिलायंस इंडस्ट्री का कितना प्रॉफिट। सो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट ऐसा नहीं। टाटा का क्या होता है, सपोज टाटा ये प्रोडक्ट बना रहा है गाड़ियां, तो गाड़ियों में 6 7 10 टाइप की गाड़ियां हैं, तो हर एक में से कितना प्रॉफिट, वो नहीं ढूंढेगा। पूरे गाड़ी के बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, टाटा मोटर्स का प्रॉफिट मीन्स गाड़ियों के बिजनेस का प्रॉफिट। बट जगुआर में से कितना, नैनो में से कितना, इंडिका में से कितना, रेंज रोवर में से कितना, कैरियर में से कितना, ये नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो वहां क्या है, आपका पर्पस क्या है, बिजनेस एज ए होल। जबकि कॉस्टिंग में प्रोडक्ट वाइज, जॉब वाइज या सर्विस वाइज आपका प्रॉफिट, दैट इज द पर्पस। समझ में आ रहा है प्रॉफिट का डिफरेंस? चलो आगे। फिर है 7 नंबर में रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, खर्चों का आप जब रिपोर्टिंग करते हो तो रिपोर्टिंग कैसे होता है, तो इन टोटल वहां जब आप रेवेन्यू या प्रॉफिट एज अ कंपनी एज ए होल निकालते हो, तो खर्चा भी कंपनी एज ए होल निकालोगे फाइनेंस में। जबकि इधर इट इज ब्रोकन डाउन,
प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज या यूनिट वाइज, ऐसा आपका होगा। चलो, ट्रांजैक्शंस के नेचर इधर कैसे रहेंगे, 8वां पॉइंट। तो यहाँ सभी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे, जबकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड या प्रोडक्ट रिलेटेड खर्चे ही लिखे जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मीन्स नॉन ऑपरेटिंग या नॉन बिजनेस पर्पस खर्चे लिखे ही नहीं जाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपका बिजनेस प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे लिखे जाएंगे। बट आपकी एक एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें आप इंटरेस्ट पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसका खर्चा कॉस्टिंग में नहीं रिकॉर्ड होगा। तो कॉस्टिंग में एक लिमिटेशन भी है, वो ओवरऑल नहीं देखता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट वाइज देखता है, जबकि ये ओवरऑल देखता है। दूसरा, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड खर्चे, दैट इज ऑपरेटिंग खर्चे ही ध्यान में रखते हैं, वो कॉस्टिंग की लिमिटेशन। वैसे अच्छी बात भी है, बट प्रोडक्ट वाइज है। जबकि उधर क्या है कि आपको प्रोडक्ट वाइज भी मिलेगा, बराबर, बट कंपनी एज ए होल भी मिलेगा, उसमें आप इंटरेस्ट का खर्चा भी लोगे, टैक्स का खर्चा भी लोगे, अलग अलग प्रकार के खर्चों को वो ध्यान में लेते हैं। कहाँ, फाइनेंस वाले। जब कॉस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग। वैसे 3 प्रकार के खर्चे होते हैं, बता देता हूँ, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। पूरे बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो 3 के आजू बाजू घूमती है। इसके बारे में कभी मैं डिटेल में कोई दूसरे लेक्चर में बताऊँ। तो देखो, इन्फॉर्मेशन यहाँ कौन सी है, अब देखो। यस, तो पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, इधर सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन, जबकि इधर सिर्फ ऑपरेटिंग। ओके, अब इन्फॉर्मेशन, यहाँ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फाइनेंस में तो कुछ भी रिकॉर्ड करना है, जो मनी में है उसका रिकॉर्डिंग होता है। बट जब कॉस्टिंग के अंदर मनी के अलावा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, मीन्स वो आपकी एफिशिएंसी भी बताएगा कि ये वर्कर 120% एफिशिएंट है, ये वर्कर 80% एफिशिएंट। तो वहां तो मनी की बात आई नहीं, ठीक है, एफिशिएंसी की बात आई। तो कॉस्टिंग में आप है ना क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, चलो कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई, ये भी कॉस्टिंग में मालूम पड़ता है। फाइनेंस में कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई मालूम नहीं पड़ता। कॉस्टिंग के अंदर ये भी मालूम पड़ेगा कि आपका आइडल टाइम कितना है। फाइनेंस में से आपका आइडल टाइम बैडल टाइम नहीं मालूम पड़ेगा। कॉस्टिंग फाइनेंस के अंदर तो टोटल खर्चा मालूम पड़ जाएगा, जब कॉस्टिंग में ये मालूम पड़ेगा कि ये खर्चा जरूरी नहीं था फिर भी किया। ये सब चीजें इधर मालूम पड़ेगी, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। फिगर्स, तो इट टोटली रिलाइज ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमेशा पास्ट डेटा पे है। तो देखो, मैं नीचे मैंने पास्ट लिखा है, टोटली रिलाइज है ऑन फैक्ट एंड फिगर्स जो पास्ट में बनी हुई है, जबकि ये partially relies on the past figures but partially relies on the estimate, that is future figures. तो कॉस्टिंग में हम फ्यूचरिस्टिक भी अप्रोच रखते हैं, जबकि फाइनेंशियल बुक सिर्फ और सिर्फ पास्ट वाला अप्रोच रखती है। चलो, रेफरेंस। रेफरेंस का मीनिंग क्या है? फॉर मेकिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रेफरेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपनीज एक्ट, कोर्ट के डिसीजन, फिर कैनन्स ऑफ साउंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। कैनन्स का मीनिंग होता है प्रिंसिपल्स। तो आप है ना, फाइनेंस का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग करोगे, या फिर कोई कोर्ट के डिसीजन आया है कि भाई ऐसे रिकॉर्ड करना है तो उसको फॉलो करके हम रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर ये जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, सभी ने डिसाइड किया कि भाई हम ऐसे प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो वैसे करेंगे। जबकि कॉस्टिंग के अंदर कैसा है? फॉर मेकिंग कॉस्ट रिकॉर्ड रेफरेंसेस कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम व्हाट, एक ही जगह है जहां से रेफरेंस हमको मिलता है, हमारे इंस्टीट्यूट के पास। कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे बनाने के, उसके लिए गाइड कौन करेगा हमको? फाइनेंशियल बुक्स कैसे बनाने हैं उसके लिए गाइड तो इनकम टैक्स एक्ट भी करता है, कोर्ट के डिसीजन भी करता है, कंपनीज एक्ट भी करता है। जबकि कॉस्ट के बुक्स कैसे बनने चाहिए उसके रिलेटेड गाइडेंस कौन देता है? तो हमारा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स। समझ में आ रहा है? तो वहां रेफरेंस बुक्स बनाने का कैसा, कौन रेफर करता है? तो भाई कोर्ट के डिसीजन, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ऐसा अलग अलग। जबकि इधर हमारा इंस्टीट्यूट जैसा बोलेगा वैसा हमको करना है। बहुत साल पहले एक मूवी आया था सलमान खान का, भूल गया उसका टाइटल, बट उसमें ना जैकी श्रॉफ उसके जीजाजी बने थे। और उसमें एक उसका डायलॉग था, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। बहुत पुराना मूवी है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट मूवी। बट उसमें एक मस्त सॉन्ग था, तेरे नैना मेरे नैनों की क्यों भाषा बोले बोले। बहुत पुरानी, साउथ की हीरोइन है रंभा, वो मूवी में हीरोइन थी उनके साथ। अबे ना, मेरे को क्या बताना है, तो उसके अंदर है ना एक डायलॉग था, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। है ना, ऐसा दिखाया है कि वो गांव के सेठ है जैकी श्रॉफ, और उनकी शादी सलमान खान की बहन से हुई है, और वो गरीब परिवार से।
तो अब उनको दहेज में क्या देंगे? तो ये उसके फादर बोलते मेरा लड़का है उसको ले जाओ आप। तो दहेज में गया था, और फिर उसके फादर ने उसको बताया देख जीजा जी बोले ना वैसा करना है। तो सलमान खान डायलॉग लगाते हैं जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। सिमिलरली यहाँ क्या है, तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा वैसा मैं बनाऊंगा, रेफरेंस उधर से लेने का। सिमिलर बट फाइनेंशियल बुक्स के रेफरेंस इनकम टैक्स वाला भी बोलेगा ऐसा करो, कंपनीज एक्ट भी बोलेगा ऐसा करो, कोर्ट भी बोलेगा ऐसा करो, तो सभी को मान के करने। जबकि यहाँ तो एक ही आदमी का मानने का, किसका? हमारे इंस्टीट्यूट। चलो फिर है रिलेटिव एफिशिएंसी। ये क्या होता है? तो भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग अबाउट रिलेटिव एफिशिएंसी, मींस कंपैरेबल्स ऑफ प्लांट डिपार्टमेंट मशीन वर्कर। मैं आपको बताऊं, सपोज मेरे 5 डिपार्टमेंट है, मेरे को हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जानना है, तो हर एक का अलग बुक लिखाऊंगा, हर एक का प्रॉफिट मिल जाएगा। बट मेरे को ये बताना है कि ये प्लांट के मुकाबले ये प्लांट कितना एफिशिएंट, कितना ज्यादा एफिशिएंट है, ये प्लांट के मुकाबले ये प्लांट की कैपेसिटी कितनी ज्यादा यूज हुई है, कितनी कम यूज हुई है, ये प्लांट के मुकाबले ये प्लांट के वर्कर्स कितने एफिशिएंट है। अब ये फाइनेंशियल बुक्स नहीं बताएगा। फाइनेंशियल बुक्स तो क्या, वो 5 डिपार्टमेंट वाइज भी नहीं करेगा, वो तो सभी का एक ही टोटल बोल देगा, इतना टोटल हुआ ये पांचों डिपार्टमेंट का मिला के। जबकि यहाँ आपको क्या, रिलेटिवली डेटा मिलेगा, प्लांट वाइज डेटा मिलेगा, डिपार्टमेंट वाइज डेटा मिलेगा, मशीन वाइज डेटा मिलेगा, वर्कर वाइज डेटा मिलेगा, जैसा चाहिए ऐसा आप कॉस्ट में रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। फिर स्टॉक का वैल्यूएशन। अब फाइनेंस में जो भी स्टॉक बचता है उसका वैल्यूएशन हम किस हिसाब से करते हैं? तो अकाउंट में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, और उस हिसाब से उन्होंने बताया है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी लिखने की। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप लिखते हो ना स्टॉक का वैल्यू, दूसरा आप लिखते हो एसेट साइड में, करंट एसेट में स्टॉक का वैल्यू। वो वैल्यू कैसे निकालोगे? फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, और वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिलेटेड है, और उसमें उन्होंने बताया कि अकाउंटिंग के एंगल से अगर स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ले लो। मीन्स वो सपोज आपके पास 2 लाख का स्टॉक पड़ा है, लाए थे तो 2 लाख का था, बट एनआरबी का मीनिंग है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आज उसकी कीमत घट के 1,10,000 हो गई, 1,80 का था 1,10 हो गई है, तो आप कितनी बताओगे? 1,10 बताओगे। क्यों? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है? 2 लाख या 81,000, जबकि उसकी एनआरबी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आज बेचने जाओ तो कितने में जा रहा है? 1,10,000। तो 1,80 और 1,10 दोनों में से विच एवर इज लोअर? 1,10। उस हिसाब से आप फाइनेंशियल बुक्स में स्टॉक लिखते हो। जबकि कॉस्टिंग में आपको ये देखना ही नहीं कॉस्ट और एनआरवी कितना कॉस्ट हुआ, वही देखना है, उसके हिसाब से ही लिखना है। सो जो एक्चुअल कॉस्ट पे हम कॉस्ट स्टॉक की वैल्यू लिखते हो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, जबकि फाइनेंशियल बुक्स में कॉस्ट की वैल्यू किसके हिसाब से लिखते हैं? स्टॉक की वैल्यू किसके हिसाब से लिखते हैं? कॉस्ट के हिसाब से। चलो लास्ट मुद्दा है टाइप ऑफ साइंस। फाइनेंशियल बुक है ना पॉजिटिव साइंस है, जबकि ये पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव का मीनिंग होता है नॉर्म्स बनाना, नॉर्म्स का मीनिंग होता है टर्म्स कंडीशन बनाना। कॉस्टिंग में हम है ना टर्म्स कंडीशन वगैरह बनाते हैं, और उस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, है ना, उस हिसाब से रिकॉर्डिंग करते हैं। सो दैट इज इट्स अ नॉर्मेटिव अकाउंट, जबकि वो कैसा है? पॉजिटिव साइंस। ये कैसा है? नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है। तो यहाँ मैं आज का कॉस्टिंग का ये सेशन खत्म करता हूँ।